बीजेपी के साथ उमेश कुमार अकेले का 36 का आंकड़ा है। कानपुर बदल रहा है, जाइए देखिए लोग कितने संतुष्ट हैं। आप संघ जी को कहा है कि मैं आ रहा हूँ। मैं तो आ ही रहा हूँ, ये तो वक्त बताएगा कि मैं रहूंगा या वो रहेंगे। हरीश रावत जी कहते हैं कि मैं भाजपा की बी टीम हूँ, भाजपा वाले कहते हैं कि हमसे 36 का आंकड़ा है। हमारी फितरत तो हमेशा से हंगामा करने वाली रही। व्यक्ति बहुत दूर से उम्मीद लेकर आता है कि क्षेत्र का हो ना हो, मेरी विधानसभा का हो ना हो, पर किसी की उम्मीद नहीं। कहाँ भी रहेंगे, लड़ेंगे। क्या उमेश कुमार जी भी बीएसपी का हाथ थामेंगे? ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है ये रोड़ा होता ही रहेगा। रोड़ा तो फैलेगा, लेकिन जो गाली दे रहे हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनके संस्कार ऐसे है। जो आपसे डरता नहीं, दुश्मन भी खानदानी होने चाहिए। अभी नहीं डाका दिन दहाड़े डालेंगे, इसका जवाब तो आपको मिलेगा। मुखालफत का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी जो शख्सियत है वो उससे निखरती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब ये बात में सच्चाई क्या होगी? तो हरिद्वार के लिए मेरा जीवन समर्पित है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं कानपुर से विधायक उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित। विधानसभा की बड़ी चर्चाएं हैं कि विधानसभा में गरजे उमेश कुमार, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने तो वो पक्ष रखा है जनता का जो किसी भी विधायक को रखना चाहिए। सामान्य 20 साल से हरिद्वार जनपद में भ्रष्टाचार ने ऐसी जड़ें जमा ली हैं कि अब हरिद्वार को कीचड़ से निकालना बड़ा कठिन काम है। मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं भ्रष्टाचार पर प्रहार करूं और उन लोगों को ये एहसास दिलाया जाए जो पिछले 20 साल से इस जनपद में दिन रात हर चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कि जनता जाग रही है जो आपको चुनौती दे रहा है जो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा है जो आपसे डरता नहीं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं आम जनमानस की बात करता हूँ, मैं आम जनमानस के मुद्दों की बात करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो सही है, जो होना चाहिए। हमें अच्छे स्कूल बनाने हैं, हमें अच्छी सड़कें बनानी है, हमें क्षेत्र का विकास करना है, हमें हर व्यक्ति को वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है जिसका वो हकदार है। लेकिन अगर हम आम जनमानस के हक पर डाका डालेंगे, ये नहीं डाका और दिन दहाड़े डालेंगे, इसका जवाब तो आपको मिलेगा। जिला पंचायत को लेकर बड़ी आपका पुतला दहन कर दिया उन्होंने। जिला पंचायत को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पता नहीं क्या क्या अब सब भी लोग बोल रहे हैं उसके बारे में? देखिए, अब शब्दों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनके संस्कार हैं। मुखालफत का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी जो शख्सियत है वो उससे निखरती है। लेकिन क्या है कि दुश्मन भी खानदानी होने चाहिए। गाली गलौज देना, बदतमीजी करना, ये हमारे संस्कारों में तो नहीं है। लेकिन जो गाली दे रहे हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनके संस्कार ऐसे हैं। बाकी रही पुतले जलाने की बात, तो अभी सर्दी है मौसम में, तो जितने ज्यादा जलाओगे, मेरा मानना है कि दिन में न जला के रात को जलाएं, ताकि अलाव का भी काम करें, लोगों को राहत मिले। और इतने जलाएं कि कम से कम तपिश तो मुझ तक पहुंचे। अभी तक तो मुझ तक तपिश ही नहीं आई। विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था आपने खिलाड़ियों के लिए। आज तक कभी किसी ने खिलाड़ियों की कोई बात नहीं की और कोई भी बात नहीं करता खिलाड़ियों के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मानसी नेगी चमोली से हैं। उन्होंने 10 किलोमीटर वॉकिंग रेस में इतिहास दर्ज करा, अपने नाम पे स्वर्णिम रिकॉर्ड दर्ज किया, गोल्ड मेडल जीता। सूरज पवार है, उन्होंने यूथ ओलंपिक में जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उन्होंने जो बाहर होनी है उसमें क्वालिफाई किया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और ये बड़ी विडंबना है इस राज्य के लिए कि हमारे खिलाड़ियों को बाहर जाकर दूसरे राज्यों से खेलना पड़ता है। 1500 रुपए की बात की थी आपने, 1500 रुपए जी। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि हम जो ये खिलाड़ियों के जो उन्नयन की जो योजना है, उदीयमान उन्नयन योजना, उसका वो जो नर्सरी है उसका मैं विरोधी हूँ, मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने उनसे कहा, माननीय मंत्री जी, हो सकता है समझ ना पाया हूँ, लेकिन मेरी समझ इतनी छोटी नहीं है कि मैं ये समझ ना पाऊँ कि 1500 रुपये महीना से किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को कैसे तैयार किया जा सकता है। 1500 रुपये प्रति माह का मतलब है 50 रुपये प्रति दिन। 60 रुपये लीटर दूध है एक खिलाड़ी के लिए। 1 लीटर दूध भी नहीं आ रहा। दूध भी नहीं आ रहा, और आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। शर्मनाक है। खैर, उस दबाव के बाद आपने देखा होगा, आनंद फानंद में प्रस्ताव आया, शासन को भेजा गया और उसकी संस्तुति भी कर दी गई कि अब खिलाड़ियों को यहाँ से चलिए, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई। अगर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप खेल मंत्री होते तो खिलाड़ियों के लिए आप क्या करते? देखिए, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हौसला बढ़ाने, उसके बाद उनको जरूरत होती है
बेसिक सुविधाओं की। बेसिक सुविधाओं में खिलाड़ियों के लिए क्या है, देखिए उत्तराखंड में जो खिलाड़ी निकल रहे हैं ना, वो बहुत पिछड़े दुर्गम क्षेत्र से आ रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जूता जो है ना 10,000 रुपये से कम का नहीं, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल। जिसके माँ बाप 4,000 5,000 रुपये महीना कमाते हैं, वो बच्चा 10,000 का जूता तो नहीं खरीद सकता। अच्छा ट्रैक सूट 10,000 से कम का नहीं। अगर कोई बच्चे के ऊपर 20,000 25,000 रुपये महीना खर्च हो रहा है, उसके माँ बाप 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो कैसे क्यों? तो हमें सबसे पहले उन्हें बेसिक सुविधाएं देनी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, उनकी हौसला अफजाई कर। देखिए आप पहाड़ में, उत्तराखंड में इतनी प्रतिभाएं हैं, असीमित प्रतिभाएं हैं। जो पहाड़ के बच्चे, आप क्रिकेट में देखिए, जो पहाड़ से बच्चे आते हैं चप्पल में बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉल ऐसे जाती है गोली की तरह, 100 110 120 बॉल फेंकते हैं चप्पल में। ये प्रतिभाएं हैं। लेकिन अगर आप मंत्री होते तो आप उनके लिए क्या करना पसंद करते? सबसे पहले बताया ना, मैं सारी बेसिक सुविधाएं देता। और जो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का मतलब ये नहीं कि कोई भी चैंपियनशिप, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, एशियन गेम्स में जीत कर लाता, तो मैं उसको सरकारी नौकरी देता। सबसे पहले, बेटा अब ये महीने के तुमको 50,000 लाख रुपए मिलेगा, जमकर खेलो और अगली बार और बड़ी प्रतियोगिता में जीत के पदक लेकर आना। कानपुर में क्या कुछ होने जा रहा है खिलाड़ियों के लिए? कानपुर में खिलाड़ियों के लिए देखिए क्या है कि स्टेडियम, जब मैं आया था तो स्टेडियम के लिए फंड जारी कराए थे लगभग 40 लाख रुपए। और इसके अलावा सारे क्षेत्र में हम लोग संपर्क में रहते ही हैं। मैं एक खिलाड़ियों के लिए योजना लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी खिलाड़ियों को हम किटों का वितरण करेंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल की किटें उनको वितरण करेंगे, और जो सुविधाएं उनको जरूरत है, मेरे पास कोई भी आता है मैं उसको मना नहीं। इसको शुभकामनाएं। एक बड़ी बात कि आपकी धर्मपत्नी बीएसपी का हाथ थामने के लिए तैयार है, कितनी सच्चाई है इसमें? कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब ये बात में सच्चाई क्या होनी, तो जग जाहिर है उनका निर्णय है भाई। देखिए ऐसा है, मेरी पत्नी है लेकिन अर्धांगिनी है, उनका अपना निर्णय लेने की उनकी अपनी क्षमता है। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो भाई मैं उनका पति हूँ और मेरा फर्ज है उनके साथ उनका सहयोग करने का। तो वो अगर उस राह पर जाना चाहती हैं तो जाएं, और मेरी शुभकामनाएं उनको। क्या उमेश कुमार जी भी बीएसपी का हाथ थामेंगे? ये तो वक्त बताएगा। बीएसपी नहीं तो क्या किसी अन्य दल का हाथ थाम सकते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, ये तो वक्त बताएगा। राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी संभावनाएं बहुत अधिक होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी दल में जाऊं, मेरा दिल तो हरिद्वार ने जीत लिया है और हरिद्वार के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं इस हरिद्वार के लिए कुछ ना कुछ तो करके रहूंगा। सांसद के बीएसपी से लड़ेंगे उमेश कुमार या निर्दलीय ही रहेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, कैसे लड़ूंगा ये तो वक्त बताएगा। मैं लड़ूंगा जरूर, और मैं लड़ूंगा तो मैं हरिद्वार के लोगों के लिए लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा, चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। एक बात और बता दीजिए कि उमेश कुमार, कुछ अन्य दल के लोग आप पर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय के साथ चलते हैं उमेश कुमार, अन्य समुदायों के नहीं पूछ रहे हैं। इस बात को आप साफ कर दीजिए कि किसी एक समुदाय के साथ हैं या सबके साथ हैं? आप एक बात बताइए, अभी मैंने विवाह कराया था, बिल्कुल, उसमें कितनी कन्याएं मुस्लिम थी और कितनी हिंदू थी? किसमें से 6 कन्याएं मुस्लिम थी और बाकी हिंदू थी। और एक ही परांगण में 10,000 लोग थे और सर्व समाज के लोग थे, हिंदू मुस्लिम थे सभी। तो मुझ पर आरोप लगाने वाले कृपया अपने गिरेबान में झांके। अगर उमेश कुमार एक समुदाय के साथ होते, उस दिन 6 कन्याएं मुस्लिम की और बाकी कन्याएं हिंदुओं की नहीं होती। मतलब ये है कि आरोप निराधार हैं, आप सबके साथ हैं। तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना धर्म जानता हूँ, मैं सनातन धर्म से आता हूँ, मेरे ब्राह्मण हूँ, मेरे खून में ब्राह्मण है। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उतना ही सम्मान दूसरे के धर्म का करता हूँ जितना अपना करता हूँ। एक बात और देखिए, आज उमेश कुमार जी विधानसभा में गरज रहे हैं, अगले दिन आपकी पोस्ट आती है दीदी के साथ कि दीदी धन्यवाद। तो उमेश कुमार जी कभी उत्तराखंड में कभी बंगाल में, ऐसे मैनेज कैसे करते हैं आप? भाई देखिए, बंगाल में दीदी से मेरे संबंध हैं, वो बहुत सम्मानित है हमारे लिए और उन्होंने मेरे साथ मेरा सहयोग भी किया है। तो बाहर प्रकट करना तो बनता है। बाकी सफर है, आजकल तो हवाई जहाज चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, अब आज यहाँ कल वहाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़ी पोस्टें आती हैं आपकी और बिल्कुल अलग ही सबसे हटके, जैसे कि कभी बड़े होटल में 7 सितारा होटल में उमेश कुमार जी बैठे हुए हैं, कभी बिजनेस क्लास में उमेश कुमार जी घूम रहे हैं, अभी विधानसभा में गरज रहे हैं, अभी दिल्ली में पहुंच गए, कभी मुंबई पहुंच गए। तो मैनेज, मैं पूछ रहा हूँ मैनेज कैसे करते हैं इन चीज़ों को सबको, और हर चीज़ को आप परफेक्टली करना, मैं देखता हूँ कि परफेक्टली करते हैं। जी क्या है कि बिजनेस क्लास में तो मैं
से नहीं, बहुत अरसे से चल रहा हूँ। तो चार्टर में चलता था, मैंने चार्टर में चलना कम कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को खराब करना अच्छी बात नहीं। लेकिन सब लोग अपने जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं और ईश्वर ने जब दिया है उसका भोग करने में, उसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं। उमेश कुमार को जब कीचड़ में चलना होता है तो वो किसानों के साथ सोलानी नदी में भी उतर जाता है। उमेश कुमार को जब आम आदमी के साथ खड़ा होता है मोहनपुरे के गंदे तालाब में भी उतर जाता है। उमेश कुमार चार्टर में भी चलता है। यही उमेश कुमार की अपनी खासियत है कि वो आम आदमी के साथ आम आदमी जैसा है और बड़े आदमी के साथ बड़े आदमी जैसा है। लेकिन उमेश कुमार कभी बदलता नहीं है, उसका रुख किसी के लिए कभी नहीं बदलता, उसका व्यवहार किसी के लिए नहीं बदलता, उसमें कोई घमंड नहीं। ईश्वर ने अगर कुछ दिया है तो फलदार वृक्ष झुकता है। हमारे बड़ों ने भी यही संस्कार दिए हैं कि जब फल लग जाए तो वृक्ष को झुकना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो सबके सामने झुक के चलो। आपकी विधानसभा, आपकी बात रोकते हुए कहूँगा, आपकी विधानसभा के एक गाँव में मैं था तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे जब बात आपकी वहाँ चर्चा हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई उमेश कुमार ने तो रोड़ा कर रखा है, कि उमेश कुमार का तो अपना ही एक जलवा है, उसने तो रोड़ा कर रखा है, सबको रला रखा है उसने। तो क्या है इसके पीछे, कैसे रला दिया सबको? इंसान को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। वो आरोप लगाते हैं कि पैसा बांटा, शराब बांटी, आप भी बांट लेते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। पैसे और शराब से चुनाव नहीं जीते जाते, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, बुजुर्गों के पैर छूने पड़ते हैं, छोटों के सर पे आशीर्वाद रखना पड़ता है, अपने बराबर वालों के कंधे पे हाथ रखना पड़ता है, तब जाके आप दिलों में उतरते हैं। और दिलों में उतरने के बाद फिर आपको किसी भी चीज के सहारे की जरूरत नहीं होती। उनका प्यार है। अगर वो लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं और मेरे पीछे से इतना अच्छा बोलते हैं तो मैं उन सबका फिर आभारी हूँ। मुझे लगता है ये रोड़ा होता ही रहेगा, रोला तो फैलेगा, रोड़ा फैलेगा कि सबको देखना पड़ेगा कि रोड़ा होता क्या है। ये तो देखो ईश्वर की देन है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो क्या लोकसभा में भी गरजेंगे उमेश कुमार जी? कोई प्राणी हो या जानवर हो, फितरत कभी नहीं बदलती। कहते हैं कि इसकी फितरत ही ऐसी है। हमारी फितरत तो हमेशा से हंगामा करने वाली रही। हम तो आम आदमी के मुद्दों के लिए हमेशा सड़कों पर लड़ते रहे, सरकारों से लड़ते रहे। संसद जाएंगे तो वहां लड़ेंगे, विधानसभा में रहेंगे तो वहां लड़ेंगे, जहां भी रहेंगे लड़ेंगे। ये है ना कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना, सीरत बदलनी चाहिए। मेरा तो मकसद कोई हंगामा करना नहीं होता है, लेकिन सीरत बदलनी चाहिए। उमेश कुमार जी कभी जनता गैराज, और आजकल लिखा हुआ है, मैंने देखा भी है, जनता विधायक। तो जनता गैराज एक साउथ की मूवी थी, उसमें ठोक पीट कर ठीक कर दिया जाता था। कि क्या उमेश कुमार जी का जनता गैराज भी ऐसा ही है कि जो अगर गड़बड़ करता है तो उसको ठोक पीट के ठीक कर दिया जाएगा? ये तो लोग बताएंगे, उनको आने के बाद कैसा एहसास होता है। यहाँ पर मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, जो आते हैं मुझसे मिलके जाते हैं, जिनके मैं काम करता हूँ, इस बारे में बेहतर बता पाएंगे कि वो मेरे काम से संतुष्ट हैं या नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा से आए उसका काम होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत दूर से उम्मीद लेकर आता है, मेरे क्षेत्र का हो ना हो, मेरी विधानसभा का हो ना हो, पर किसी की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। मेरा फर्ज है कि सबकी सेवा करो, सबके लिए काम करो, बाकी 100% तो संतुष्ट भगवान भी किसी। ठीक है, जो मतलब उमेश कुमार जी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, जो वादा पूरा किया था उस वादे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। अमित जी, ये तो सर्वे आप पता करेंगे पब्लिक के बीच में जाके कि पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। हर नेता को तो हरा हरा दिखाई देता है। ये तो आप जिस दिन मुझे बताएंगे कि इस क्षेत्र में समस्या है, कहाँ हम खरे नहीं उतर पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे उस जगह को ठीक। हरिद्वार के अंदर अगर सांसद का चुनाव आप तो लड़ने का अब तो पूरा ही हो चुका है, क्या चुनौती मानते हैं हरिद्वार के अंदर? चुनौती क्या है? ये इंसान को सकारात्मक होकर यानी कि पॉजिटिव होकर अपना प्रयास करना चाहिए। चुनौतियां पहले दिन से अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको अंबार दिखाई देगा। एक बार रास्ते पर चल पड़िए, जो चुनौतियां आएंगी लड़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे। चुनौतियों का सामना जरूर डट के करेंगे। बिल्कुल, चुनौतियों के बारे में सोचना नहीं है। सोचोगे तो डर जाओगे, सोचोगे तो चुनौतियों का पहाड़ दिखाई देगा। जब सोच लिया तो चल पड़िए, या तो चुनौतियां नहीं या हम नहीं। भाभी जी इस बार कब शामिल हो रही है बीएसपी में? उन्होंने जो मुझे बताया उसके अनुसार वो 29 तारीख को 3 बजे उनका कार्यक्रम है सेंट्रम होटल में, तो आप सब लोग वहाँ जाएंगे। हमें भी बता दीजिएगा क्या हुआ वहाँ। क्या उमेश कुमार जी साथ खड़े होंगे भाभी जी के बीएसपी के मंच पे? मैं देखिए क्या है कि मेरी अपनी सीमाएं हैं, निर्दलीय विधायक हूँ और जब तक मैं निर्दलीय हूँ तब तक मैं निर्दलीय हूँ, और जिस दिन मैं किसी दल में शामिल हो जाऊंगा उस दिन दल के मंच पर जरूर दिखाई दे। एक बात और पूछना चाहूंगा कि आज के समय में उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के साथ उमेश कुमार अकेले का 36 का आंकड़ा है।
उसके बारे में कुछ कहेंगे? अच्छा, बीजेपी के कुछ लोग कहते होंगे कि मेरा उनसे 36 का आंकड़ा है। मुझे तो नहीं लगता मेरा सरकार के साथ कोई आंकड़ा है या कोई दुश्मनी है। तो जनता के कामों के लिए लड़ता हूँ। अगर मैं सरकार से आज भी लड़ रहा हूँ तो मैं आम आदमी के काम के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे तो कोई मिल चल नहीं रही, ना मेरी शराब की फैक्ट्रियाँ चल रही है, ना शुगर मिल चल रहे हैं। मुझे उनके लिए क्या लड़ना? मेरी लड़ाई है कि मेरे यहाँ अस्पताल दो, मेरी लड़ाई है मुझे सड़क दो, मेरी लड़ाई है मेरे यहाँ अच्छा स्कूल दो, मेरी लड़ाई है मुझे अच्छा कॉलेज दो, मेरी लड़ाई है मुझे अच्छे चिकित्सालय दो, मेरी लड़ाई है मुझे अच्छी बिजली की सुविधाएं दो। तो मेरी लड़ाई तो आम आदमी के लिए है, वो तो हमेशा रहेगी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है किसी के साथ में। मतलब कहने का यह है कि मैं कानपुर बदलना चाहता हूँ। कानपुर बदल रहा है, चाहता नहीं हूँ, कानपुर बदल रहा है। जाइए देखिए लोग कितने संतुष्ट हैं आप। लेकिन एक पोस्ट आई थी अभी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का 36 का आंकड़ा है बीजेपी के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बेटे और आपके बेटे की केक सेरेमनी की एक फोटो वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी से संबंध अच्छे हैं और से नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। लोग मुझसे विवाद मानते हैं, मैं क्या करूं? उनको मुझसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पर मेरे कामों से उनको ईर्ष्या है, मेरे रहन सहन से ईर्ष्या है। अपना रहन सहन सुधारे। मेरे कामों से ईर्ष्या तो अपने कामों सुधारे, लोगों के लिए काम करें। देखिए कहते हैं ना, टूटे मन से कोई खड़ा न, वो क्या एक अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन बड़ा करें, मन बड़ा करेंगे तो कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देगा। संकीर्ण करेंगे तो फिर उमेश कुमार विधायक तो आपकी आंखों में चुभता रहेगा। चलिए, सांसद अगर सांसद बनते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे उमेश कुमार जी हरिद्वार के अंदर? देखिए मेरी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। हरिद्वार को पर्यटन के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हरिद्वार में जो लगभग 750-800 गांव ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि सन 47 के बाद के गांव हैं। पहुंचने के मार्ग टूटे हुए हैं, मुख्य मार्ग, अंदर सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली के खंभे नहीं पहुंचे हैं। लोग आते हैं मेरे पास, तो सबसे पहला विकास है उसका रास्ता गाँव से शुरू हो। मुझे हरिद्वार जनपद के गाँव की सूरत सीरत दोनों बदलनी है। अच्छी सड़कें हों, बिजली की सुविधाएं हों, स्कूल हों, और किसी एक क्षेत्र को फोकस ना करके पूरे समाज को लाभ पहुंचे, उसके लिए मुझे बड़ी सुविधाएं केंद्र से लानी होंगी। देखना होगा कि केंद्र कितनी मदद करेगा। लेकिन वो क्या है ना कि जब सब होगा तब सब होगा। जो वर्तमान में सांसद हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप कि मैं आ रहा हूं? देखिए क्या है कि निशंक जी की हमारी दोस्ती लगभग 20 सालों से है। बीच बीच में उनके हमारे बीच में कभी कभी खटास हुई भी, लेकिन बाद में फिर उनके हमारे रिश्ते ठीक हो गए। तो हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शन करते रहे। अगर हमें जीवन में कहीं राजनीतिक सीख देना चाहें, उनका स्वागत है। और उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है। वो जो है अपने गाँव में एक जो बिजली का खंभा होता है उस पर जो लाइट होती है उसके नीचे पड़ते थे। उनके पास जूते चप्पल भी नहीं होते थे, तो वो व्यक्ति वहां से लेकर यहाँ तक आए। ठीक है, हो सकता है आज लोगों को संतुष्ट ना कर पाए, उनकी जो अपेक्षाएं उन पर खरा ना उतर पाए, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि वो सांसद रहे ना रहे, मैं उनसे सीखता रहूं। तो मैं कह दूं कि उमेश कुमार जी आ रहे हैं, निशंक जी को कहा कि मैं आ रहा हूं। मैं तो आ ही रहा हूं। ये तो वक्त बताएगा कि मैं रहूंगा या वो रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने आपको बताया उनके व्यक्तित्व से सीखने की जरूरत है। लोगों को उनसे सीखना चाहिए। उनमें जो ऊर्जा है ना, बहुत ऊर्जा है उस व्यक्ति के अंदर। एक बात और कहूंगा कि आपके हरीश रावत जी भी हुंकार भरने की कोशिश कर रहे हैं हरिद्वार से। अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या चुनौती रहेंगे उमेश कुमार के लिए? देखिए मैं हरीश रावत जी इसके से जब भी मेरे बारे में पूछा जाता है वो अनाप शनाप बोलते हैं। उनके मन में पीड़ा है क्योंकि मैंने उनको तकलीफ बहुत पहुंचाई है। उनकी सरकार गिर गई थी मेरी वजह से, तो वो पीड़ा के चलते कुछ बोलते रहते हैं। कभी वो मुझे भाजपा की बी टाइम, मुझे तो ये समझ में नहीं आता मैं बी टीम हूँ किसकी। भाजपा, हरीश रावत जी कहते हैं कि मैं भाजपा की बी टीम हूँ, भाजपा वाले कहते हैं कि हमसे 36 का आंकड़ा है। मतलब ये बड़ी, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको राजनीति में जैसे फट महसूस होता है वो वैसी टिप्पणी मुझ पे कर देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं फिर भी अपने को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि इतने से कम समय में अगर इतने बड़े बड़े लोग मुझ पर टिप्पणी करते तो मेरा सौभाग्य है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटा सा एक निर्दलीय अदना सा विधायक है, वो आपकी आंख में किरकिरी बना हुआ है, तो कुछ तो बात होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे चुनाव के लिए, और ईश्वर आपको दीर्घायु दे और इस प्रकार आप विजयी भवें। धन्यवाद। धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। थैंक यू।